तो वो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम होता था या होता है, उसमें जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट के रिलेटेड होती है, और स्टेट को ये सिक्योरिटी किस थ्रेट के रिलेटेड होती है। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है उसमें जो थ्रेट्स होते हैं वो या तो इंटरनल हो सकता है या वो एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल में कोई सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट हो सकता है, या इंटरनल में इसके खिलाफ रेवलियन जो है वो भी हो सकता है, रीजनलिज्म की वजह से, लैंग्वेजिज्म की वजह से, कास्टिज्म या कम्युनलिज्म की वजह से। तो वहाँ पर जो सिस्टम में थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज चेंज होती है, बैलेंस्ड जो अप्रोच रहता है सेंटर का टुवर्ड्स इट्स यूनिट्स, वो उसका ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन जहाँ तक खतरात है जो ट्रेडिशनल में होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं, जिसमें एक कंट्री को थ्रेट रहता है फॉरेन इन्वेजन का, फॉरेन जो जंग है, फॉरेन वार का, अटैक का, तो वहां पर एक स्टेट या कंट्री के पास कौन से ऑप्शंस रहते हैं। वो हमने देखे थे, सबसे पहला ऑप्शन आता था सरेंडर का, लेकिन सरेंडर वो ऑप्शन है जिसमें आपको डिफेंस नहीं मिलता है, बल्कि आपकी जो सॉवरेंटी है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो खत्म हो जाती है जब आप सरेंडर करते हो। तो सरेंडर इज नॉट अ डिफेंसिव ऑप्शन, इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द थ्रेट, but it's taking away your rights, your freedom, your territorial integrity and your sovereignty as well। और सरेंडर के बाद जो दूसरा ऑप्शन रहता है, जिसको हम कह सकते हैं वो ठीक ऑप्शन है, वो है आप दुश्मन के खिलाफ डिफेंड करते हो, उनके हमलों को आप यहाँ से रोकते हो, ब्लॉक करते हो, और यहाँ से भी थोड़े से उस क्वांटिटी के हमले यहाँ से भी करते हो, तो वो हुआ डिफेंस। और तीसरा ऑप्शन जो रहता है वो रहता है डिटर। डिटर वो होता है, आपको ये मालूम है कि आपके दुश्मन के पास कुव्वत कितनी है, उस कुव्वत को आप यहाँ से डिटर करते हो, रिटेलिएट करते हो, रिटेलिएशन करते हो, आप यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में उसके मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में हमले करते हो। और आप ये जो कास्ट ऑफ वार है इसको बढ़ाते हो, इसको आप ड्यूरेशन लॉन्ग देते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास वेपन्स खासे मकदार में है, और दुश्मन आप तक लंबी जंग, आपके साथ लंबी जंग नहीं रख सकता कंटिन्यू। उस वजह से आप ये जो डिटरेंस है इसको बढ़ाते हो, और डिटरेंस में आप फातेह हो जाते हो, डिफेंड में सिर्फ आप बचाव करते हो। तो डिटरेंस, डिफेंस और सरेंडर। लेकिन उसके बाद एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जो ये एलिमेंट्स है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, वो 4 एलिमेंट्स है। उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है, तो 3 ऑप्शंस रहते हैं डिफेंस के लिए, या दुश्मन के थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में स्टेट के पास, उसमें टू सरेंडर, टू डिफेंड एंड टू डिटर। उसके बाद एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स 4 है, जिसमें सबसे पहला डिफेंस आता है, उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है डिटरेंस या डिटर, और तीसरा जो आता है वो आता है बैलेंस ऑफ पावर। आप पावर को बैलेंस करते हो। कोई साउथ एशियन रीजन में कोई राइजिंग पावर है, फॉर एग्जांपल चाइना इज अ राइजिंग पावर इन साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशियन रीजन। तो चाइना के साथ जो बाकी कुछ बफर स्टेट्स या छोटी छोटी स्टेट्स है, जिनमें इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा, नेपाल, भूटान एटसेट्रा, उनमें से जो छोटी छोटी कंट्रीज है, उनको लगेगा कि हम किसी दुश्मन के खिलाफ, किसी फॉरेन अटैक के खिलाफ स्टैंड नहीं हो सकते, लिहाजा हमें चाहिए हम एक बड़े पावर के तहत रहे, ताकि हमारा पावर जो है हम पर कोई हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम बैलेंस बनाएंगे। कैसे वो बैलेंस करते हैं? जब वो अपने आप को एक बड़े पावर के सुपुर्द करते हैं, उसके साथ थोड़े से वो गठजोड़ करते हैं, गठजोड़ करके या क्लोज हो जाते हैं उसके, तो वहां पर वो बैलेंस करते हैं दुश्मन का पावर। दुश्मन फिर उन पे वो बुरी नज़र से नहीं देखता है, तो वहां पर वो बैलेंस ऑफ पावर है, ये भी एक टेक्निक है यहाँ पर। इसके अलावा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम में एक और ऑप्शन आता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में वो आता है, जो चौथा एलिमेंट है वो है अलाइंसेस। जैसे 2 पार्टीज हुकूमत बनाती हैं तो वो कोलिशन होती है, जब एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो कोलिशन करके हुकूमत बनाते हैं। लेकिन इसी तरह जब यहाँ पर आपने डिफेंस करना हो, आप अकेले डिफेंस नहीं कर सकते हो, तो आप ग्रुप बनाते हो, कोलिशन ऑफ कंट्रीज बनाते हो फॉर सिक्योरिटी रीजंस। फॉर एग्जांपल इन इंटरनेशनल रिलेशन, जब आप कोल्ड वार स्टडी करते थे, तो वहाँ पर मिलिट्री ग्रुप्स थे। Those were military groups were basically alliances on the part of United States and on the part of USSR। तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल एक अलायंस थी नेटो, बाकी जो अलायंस थी वो ख़त्म हो गई, 77 में सीटो ख़त्म हुई, 79 में सेंटो ख़त्म हुई डिसइंटीग्रेशन के साथ, वार्सा पैक्ट ख़त्म हुआ,
कॉमन फार्म 1950 से पहले ही खत्म हुआ। तो अभी तक जो अलायंस खड़ी है जिसको यूएन इस वक्त स्पॉन्सर कर रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड, लेकिन यूएन पीस कीपिंग मिशन में उनका ये कहता है, क्रेडिट दिया जाता है, रोल रहता है नेटो का। तो नेटो अब भी अलाइव है, तब 12 मेंबर से आप आज 29 मेंबर है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अलायंस, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अलायंस। इसी तरह रीजनल लेवल्स पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी रीजनल कोऑपरेशन जो है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स, या ये यूरोपियन यूनियन के साथ साथ आसियान, इन्होंने रखी है सिक्योरिटी पिलर, इन्होंने अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का रखा है जो इनको सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। तो वहां पर वो अलायंस होती है, दैट इज कोएलिशन ऑफ द नेशंस फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो ये 4 एलिमेंट्स रहते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा जो था ट्रेडिशनल के बाद वो नॉन ट्रेडिशनल था, जो हमने स्टडी तो किया था लेकिन नेटवर्क में खराबी होने की वजह से आप तक वो मतलब अच्छी तरह से न ही वो रिकॉर्ड हुआ और न ही वो अच्छी तरह से आप तक पहुंच सका। तो नॉन ट्रेडिशनल में आ जाते हैं दो चीज़ें, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी आती है और उसमें ग्लोबल सिक्योरिटी आती है। जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसमें ये बीमारी आती है जिसमें पेंडेमिक है, करंटली जो कोविड-19 है ये ग्लोबल सिक्योरिटी में आता है। क्लाइमेट चेंज इसमें आता है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक एरप्शंस, पॉवर्टी, माइग्रेशन, हेल्थ एपिडेमिक्स। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये इंसान फेस करते हैं, तो एक ग्लोबल लेवल पर है। ये सिर्फ एक कंट्री को प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को ये प्रॉब्लम्स है। कहीं भी मौसम खराब हो, खासी ज़्यादा बारिश होगी तो सैलाब आ जाते हैं, और वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन होती है कहीं भी वर्ल्ड में, तो उनको वो प्रॉब्लम्स वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये ग्लोबल सिक्योरिटी में आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल में। तो नॉन ट्रेडिशनल में दो चीज़ें आती है, वन इज ग्लोबल सिक्योरिटी, अनदर इज ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ग्लोबल सिक्योरिटी में ये इश्यूज आते हैं जो कॉमन है सारे लोगों के लिए, जिसमें क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है, फ्लड्स इसमें आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसमें आती है, इसमें नेचुरल डिजास्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पॉवर्टी भी आती है, इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है, करंटली कोविड-19। इसके अलावा यहाँ पर माइग्रेशन भी आती है। लोग क्यों माइग्रेशन करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर लाइवलीहुड फॉर देमसेल्व्स, इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर लाइव्स एंड देयर फैमिलीज। तो इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर लाइवलीहुड वो लोग माइग्रेशन करते हैं। तो ये माइग्रेशन क्यों करते हैं? ब्रेन ड्रेन क्यों होती है? यहाँ के लोग क्वालिफाइड होकर बाहर क्यों चले जाते हैं? वाई? बिकॉज ब्रेन ड्रेन है ये। यहाँ वो सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ के सिस्टम से या यहाँ की जो इंसेंटिव्स उनको इन रिटर्न मिलते हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। दैट्स व्हाई वो माइग्रेशन करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर लाइवलीहुड, बेटर लाइफ। तो तब वो माइग्रेशन करते हैं, चाहे माइग्रेशन की बात हो, पॉवर्टी की बात हो, हेल्थ एपिडेमिक्स की बात हो, अदर डिजीज़ की बात हो, पॉवर्टी के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ग्लोबली सारे लोगों को फेस करने पड़ते हैं, तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी में आते हैं। इसके लिए ये ग्लोबल सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए क्या होते हैं, जैसे क्लाइमेट को टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होती है, राइट फ्रॉम 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेके, या 1987 ब्रेथलन कमीशन, या 1988 89 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या 1992 अर्थ समिट या रियो डी जेनेरियो समिट जिसको कहते हैं, या क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, या काइटो प्रोटोकॉल 1997। इसके अलावा कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट 2009, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015, और रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2019-20 में पोलैंड और जर्मनी में जो हुई है। तो ये सारी क्यों होती है? इन ऑर्डर टू टैकल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, टू कंट्रोल द पोल्यूशन लेवल, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है, तो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। या फॉर एग्जांपल बहुत सारी सलाहें सजेशंस भी दी जाती है कैसे आपने क्या करना है। तो बहुत सारी नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल, इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दीज वेरी हेल्थ एपिडेमिक्स। व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स यू हैव टू फॉलो, लाइक द प्रिकॉशनरी मेजर्स पीपल हैव बीन फॉलोइंग ड्यूरिंग दिस कोविड-19। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ये ग्लोबल सिक्योरिटी में आती है, और ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी ये सारे लोगों के लिए कॉमन है, और ये आती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो दूसरा हिस्सा है वो है ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी को दो तरीकों से हम देख सकते हैं। वन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सेक्रेटरी यूएन जनरल, ये नैरो ह्यूमन सिक्योरिटी भी हो सकती है, जिसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक कंट्री में, एक स्टेट में, एक रीजन में मेजॉरिटी लोगों से खतरा रहता है।
वायलेंस होती है या वहाँ पर इंटरनल स्ट्राइफ वहाँ पर होती है और उनको वो खतरा लाक रहता है उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो वहाँ पर ये जो है ये ह्यूमन सिक्योरिटी का नैरो कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू कोफी अन्नान, द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा जो ब्रॉड कंसेप्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी का, ब्रॉड कंसेप्ट में आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, खौफ, खौफ से फ्रीडम। अब ये खौफ कौन सा है? इट कैन बी ऑन द मिलिट्री पार्ट, कैन बी ऑन द गवर्नमेंट पार्ट, गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेशन, आपको फ्रीडम नहीं है, आपको राइट्स नहीं है, तब वहां पर ये फ्रीडम फ्रॉम फियर है। और ये फ्रीडम फ्रॉम फियर खत्म करने के लिए स्टेट क्या करती है? वो कुछ इनिशिएटिव्स लेती है, आपको एश्योर करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, पुलिस विल प्रोटेक्ट यू, यू विल बी गिवन द राइट्स, नो सेंसरशिप विल बी हियर ऑन द मीडिया, फ्रीडम ऑफ मीडिया विल बी हियर। तो ये चीज़ें आपको एश्योर की जाती है, तब जाके आप फ्रीडम फ्रॉम फियर आपका खत्म हो जाता है। लेकिन जो फ्रीडम फ्रॉम वांट है वो क्या है? आपको भूख लगती है लेकिन आपके पास खाना नहीं है, तो वहां पर आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स जो फ्रीडम फ्रॉम वांट है वहां पर सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट वो डेवलप करती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द बेसिक नीड्स सो दैट यू विल प्रॉस्पर इन योर इंडिविजुअल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ अलॉन्ग विद योर फैमिली मेंबर्स। तो दो चीजें हैं, जब हम फ्रीडम फ्रॉम फियर की बात है तो स्टेट इंटरफियर करती है। दैट इज, जब यहाँ स्टेट इंटरफियर कैसे करती है? स्टेट इंटरफियर नहीं करती है, स्टेट आपको दूर से ही कहती है वी आर अश्योरिंग यू दैट वी विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर में स्टेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो आपकी अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन जब फ्रीडम फ्रॉम वांट की बात है, आपको एजुकेशन हासिल करनी है, आपको फूड नहीं है, तो स्टेट वहाँ इंटरफेयर करती है, आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इंटरफेयर करती है, आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक मतलब आपको स्कॉलरशिप्स, इंडिविजुअल लाइफ में आपका इंटरफेयर होता है। तो जहां पर स्टेट इंटरफेयर करेगी दैट मीन्स वहां वो पॉजिटिव स्टेट होती है। तो पॉजिटिव स्टेट कहां पर बनती है? व्हेन देयर इज फ्रीडम फ्रॉम वांट। और नेगेटिव स्टेट वो स्टेट होती है जहां स्टेट आपको इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट आपको दूर से प्रोटेक्शन देगी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर ये हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमन सिक्योरिटी में। लेकिन इससे पहले जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के एंड में मैंने तो नॉन ट्रेडिशनल में आते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी आपने देखा, ह्यूमन सिक्योरिटी ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स ह्यूमन सिक्योरिटी आपको बताते चलूँ, ये जो ह्यूमन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, इसमें कॉपरेशन की भी कुछ बहुत सारी मतलब ऑप्शंस रहते हैं। अब ये ऑप्शंस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है डिसआर्मामेंट का। डिसआर्मामेंट क्या होता है? डिसआर्मामेंट ये है आपके पास हथियार है, लेकिन अब आप ये जो हथियार है इनकी क्वांटिटी आप कम करना चाहते हो, बहुत सारे हथियार आप मुकम्मल तौर पे तबाह करना चाहते हो, और बहुत ऐसे हथियार है जिनको आप रखना चाहते हो, जिनको आप रखना चाहते हो, तो वो है डिसआर्मामेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर वाज अ कोल्ड वार बिटवीन टू नेशंस, बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स रादर, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, तब आपने देखा होगा वहां पर आपने एक टर्म सुनी होगी दैट इज नोन एज डिटेंटी, DETENTE, डिटेंटी और डिटेंट, दैट इज अ फ्रेंच टर्म और इसका मतलब है ईजिंग ऑफ टेंशन, ईजिंग ऑफ टेंशन। आप देखें जब आप कोल्ड वार को डिटेल से पढ़ोगे, आगे जब हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे तब मैं बता दूं, या अभी जो आपने सुना होगा पास्ट ग्रेजुएशन में, तो कोल्ड वार में जब आपने सुना होगा वहां कभी कभार इनके बीच जो रिलेशन है उसमें तनाव कम हुआ। तो जब तनाव कम हुआ फ्रॉम 1969 टू 1979, तब क्या हुआ था? तब डिटेंटी हुई थी इनके बीच, यानी इनके बीच जो रिलेशन है उसमें जो टेंशन थी वो ईज हुई, वो कम हुई। कैसे? बिकॉज वहां कुछ ट्रीटीज हुई। अगर आप देखें 1972 एंड 1979 टू ट्रीटीज वर साइंड, साल्ट फर्स्ट एंड साल्ट सेकंड। स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1972, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकंड 1979 बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ये साल्ट दो जो इन्होंने साइन किए, उससे क्या हुआ? इन्होंने जो अपने हथियार थे, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, लिमिट किए, उन्होंने नहीं बनाए, उन्होंने क्वांटिटी पे रोक लगा दी, उन्होंने ज्यादा मकदार में हथियार नहीं बनाए। उसके बाद फिर से सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हो जाता है और टेंशन फिर से हो जाती है, तो ये जो डिटेंटी रहती है ये खत्म हो जाती है 1980 से 85 तक। फिर न्यू कोल्ड वार आ जाता है, उसके बाद फिर न्यू डिटेंटी आ जाती है, न्यू डिटेंटी आ जाती है 1985 के बाद टिल डिसइंटीग्रेशन, दैट इज 1991 तक। वो क्यों आ जाती है? तब इनके बीच फिर से टेंशन खत्म मतलब कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये होता है ये वहां पर स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड करते हैं। स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकंड, तो वहां पर ये और हथियार कम करते हैं।
पहले ये हथियार कम मिकदार में बनाने लगते हैं साल्ट की वजह से, अब ये स्टार्ट की वजह से कुछ हथियार तबाह करते हैं, कम हथियार रखना चाहते हैं ताकि पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करे, हार्मनी और डेवलपमेंट प्रिवेल करे। तो वहां पर वो डिटेंटी और न्यू डिटेंटी होती है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन रहता है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में कॉपरेशन का ये कंट्रीज के बीच एक ऑप्शन रहता है, वो डिसआर्मामेंट करते हैं। अगर उनके पास हथियार है, वो चाहते हैं हम हथियार मजीद ना बनाएं, और अगर हमारे पास ऑलरेडी है उनमें से हम बहुत सारे हथियार तबाह करेंगे, और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये रहता है, ये हथियार बनाते हैं बट इन अ लिमिटेड वे, आर्म्स कंट्रोल, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रोलिफरेटिंग द आर्म्स इन एट अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे वो आर्म्स नहीं बनाते हैं, तो वो नॉन प्रोलिफरेशन करते हैं, वो कोई प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स नहीं करते हैं, बल्कि वो नॉन प्रोलिफरेशन करते हैं, आर्म्स कंट्रोल करते हैं, हथियारों की रोकथाम वो करते हैं, कंट्रोल्ड वे से वो हथियार बनाते हैं, कम तादाद में वो हथियार बनाना चाहते हैं। तो डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, ये दो चीज़ें इनके पास होती हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। इसके अलावा वहाँ पर इनके बीच होती हैं बहुत सारी ट्रीटीज़ इन्होंने साइन किए हैं, जैसे पास्ट में इन्होंने ट्रीटी साइन की है, जैसे पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, उसको लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, वो रशियन कैपिटल मॉस्को में साइन हुई है, दैट इज़ वाई पीटीबीटी को कहा जाता है मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी। ये साइन हुई 1963 में बिटवीन यूएस, यूके और यूएसएसआर के बीच। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका मतलब क्या है, टेस्ट आप करेंगे बट पार्शियल टेस्ट बैन विल बी देयर, किसी किसी माहौल में बैन रहेगी टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, हवा में आप टेस्ट नहीं कर सकते, ज़मीन है, आउटर स्पेस है और अंडर वाटर, ये तीन सरफेसेस है, तीन में से आप दो में टेस्ट नहीं कर सकते, एक में कर सकते हैं, तो दैट इज़ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। उसके बाद आ जाती है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब आप हथियार नहीं बनाएंगे, हथियार सिर्फ वो बनाएंगे जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं 1967 तक। तो उसमें वो 5 कंट्रीज आती है जो सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर्स है, तो वहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए एनपीटी को इंडिया, पाकिस्तान और 2 कंट्रीज ने साइन नहीं किया। तो नॉर्थ कोरिया ने किया था साइन, वो इससे फिर विड्रॉ हुई डिस्क्रिमिनेटरी कैरेक्टर की वजह से। क्यों? क्योंकि एनपीटी कहती है 1967, ठीक है, एनपीटी आ गई 68 में अडॉप्ट हुई, 1970 में एनफोर्स हुई, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये जो एनपीटी है, ये कहती है जो P5 कंट्रीज है, परमानेंट 5 कंट्रीज है, वीटो पावर्स 5 जो है, उन्होंने 1967 तक जो टेस्ट किए हैं, सिर्फ यही हथियार बनाएंगे, बाकी कोई भी हथियार नहीं बनाएगा। इसके 189 मेंबर्स है। तो इसके नेचर को देखकर इंडिया पाकिस्तान ने इसके डिस्क्रिमिनेटरी नेचर को रीजन साइट करके इसको साइन नहीं किया, बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी आती है, जिस तरह पीटीबीटी क्या कहती थी, वो कहती थी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब वो कहती थी पार्शियल टेस्टिंग, आप कहीं कहीं टेस्ट कर सकते हो और कहीं कहीं आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद आ जाती है CTBT, कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996। इट वाज प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो जिसने इसको प्रपोज किया वो खुद इसको साइन नहीं कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स CTBT को साइन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फिर उसको कोई टेस्ट नहीं करना है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है, और इस ट्रीटी को भी इंडिया पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। खुद इसके प्रपोजर जो प्रपोज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ये साइन नहीं की। इंडिया पाकिस्तान को प्रेशराइज करते रहे, एनपीटी को साइन करो, CTBT को साइन करो, लेकिन इनका जो डिस्क्रिमिनेटरी कैरेक्टर है उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ने कोई भी ट्रीटी ये साइन नहीं, उन्होंने एनपीटी साइन की और नहीं उन्होंने CTBT साइन की। तो ये वो ऑप्शंस होते हैं कंट्रीज के पास ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए, उसके बाद आ जाती है ह्यूमन सिक्योरिटी। जैसे आपको मैंने बता दिया, इट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, सो दैट टू लिव इन डिग्निटी। आप कैसे रह सकते हो? जब आप राइट्स पढ़ते हो, लास्की ने क्या बोला है, द पर्सन इज बेस्ट हैविंग राइट्स, अ पर्सन कैन सीक हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट व्हेन ही इज एंजॉयिंग द राइट्स। तो हेरोल्ड लास्की ने राइट्स के बारे में कहा है, वो पर्सन अपने आप को डिसेंट, डिग्निफाइड और बेस्ट महसूस करेगा अगर उसके पास राइट्स होंगे, अगर उसके पास राइट्स नहीं होंगे तो वो बिल्कुल डिग्निफाइड लाइफ के अपोजिट है, वो वर्स्ट है फिर। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में ये चीज आती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, सो दैट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ये डिग्निफाइड लाइफ तब आप जी सकते हो जब आपके पास राइट्स होंगे, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो या बेसिक ह्यूमन राइट्स हो। तो जहां तक ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है, ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ये आती है नॉन ट्रेडिशनल में, लेकिन यहाँ पर ये हटके है, इट इज डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो थी, जहां जो खतरा था स्टेट को
तो या स्टेट के सिस्टम को, यहाँ पर ये स्टेट से हटके है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खतरा है, मतलब रेफरेंट यहाँ पर कौन है, थ्रेट किसको है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में रेफरेंट जो थी वो स्टेट थी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे। यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल में जो आते हैं रेफरेंट, यहाँ पर लोग होते हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में स्टेट सेंट्रिक नहीं बल्कि इंडिविजुअल पीपल सेंट्रिक है। तो यहाँ पर जो रेफरेंट है, थ्रेट किसको है? वो है इंसान को। तो रेफरेंट यहाँ पर है ह्यूमन। अब ये थ्रेट किन से है? कभी कभार सिस्टम से होता है और कभी कभार ये ग्लोबल थ्रेट से होता है। तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी को डायरेक्टली हम डिपार्ट करते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ट्रेडिशनल नोशन में सिर्फ स्टेट आती थी, अब ये स्टेट से हटके हैं। सो इट इज डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एंड इट गोज बियॉन्ड स्टेट। ये स्टेट के पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है? इट इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स, इट इज फोकसिंग ऑन द पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लोग जहां भी खतरात महसूस कर रहे होंगे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, विदिन स्टेट, आउटसाइड स्टेट, अदर कंट्रीज में, कहीं भी, वहां पर जो भी खतरात इंसानों को है वो ह्यूमन सिक्योरिटी में आता है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में हम स्टेट को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट वी आर स्टडीइंग द थ्रेट्स पीपल फेस, थ्रेट्स इंडिविजुअल्स आर फेसिंग। हम यहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स आर फेसिंग थ्रेट्स, तो वो ह्यूमन सिक्योरिटी में आते हैं। तो जो ग्लोबल थ्रेट्स या ग्लोबल सिक्योरिटी में हमने देखे हैं, ग्लोबल थ्रेट्स के अलावा यहाँ पर जो ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट रहता है, थ्रेट फ्रॉम होम, वो कभी कभार वो मिलिट्री थ्रेट भी होता है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मिलिट्री थ्रेट भी होता है, या ग्लोबल थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स, हेल्थ एपिडेमिक्स, एजुकेशन एटसेट्रा, पॉवर्टी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए खतरा रहती हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी को जो रेफरेंट है यहाँ पर, रेफरेंट मतलब क्या रेफरेंट है? ह्यूमन सिक्योरिटी में रेफरेंट है ह्यूमंस। मतलब खतरा किन को है? ह्यूमंस को। खतरा किन से है? मतलब थ्रेट्स फ्रॉम, किन से खतरा है? थ्रेट्स फ्रॉम ग्लोबल थ्रेट्स और एट टाइम्स स्टेट थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री थ्रेट, स्टेट थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री थ्रेट और स्टेट पॉलिसीज। अब ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसमें मतलब इसका एवोल्यूशन कब से हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल कब से हुई है? ये ह्यूमन सिक्योरिटी जो है, इसमें जो काम किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जैसे आपने देखा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो दिया है वो इंडियन और पाकिस्तानी जो दो थिंकर्स है, एक है महबूबुल हक पाकिस्तान से और अमर्त्य सेन इंडिया से, इन्होंने इस पर काम किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएन में आई है 1994 में, उसको कहा गया वो एक माइलस्टोन है जहां तक ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है, वो एक माइलस्टोन है जहां तक ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है। उसमें वो हाईलाइट करते हैं जो भी चीज़ें आती हैं, वहां पर क्लियरली रियलाइज होता है फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, सो दैट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, सो दैट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ विद कंप्लीट फ्रीडम, विद कंप्लीट फ्रीडम। जो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया स्टेट सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी, द आइडिया ऑफ स्टेट सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय, सबसे पहले ये कहाँ पर यूज हुआ है? स्टेट सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल सिक्योरिटी, सबसे पहले ये कहाँ पर आर्टिकुलेट हुआ, यूज हुआ है? इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन आर्मामेंट एंड सिक्योरिटी इन 1982। 1982 में जो इंडिपेंडेंट कमीशन था डिसआर्मामेंट और सिक्योरिटी पे 1982 में, वहाँ पर स्टेट सेंट्रिक के बाद ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस किया गया। वहाँ पर हाईलाइट किया गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स, रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, सिक्योरिटी क्या होती है और वेलबींग ऑफ सिटीजन उसमें कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वहाँ पर 1982 में सबसे पहले ह्यूमन सिक्योरिटी या इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के लिए सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम यूज किया गया है, जब इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन डिसआर्मामेंट एंड सिक्योरिटी इन 1982 में। उसके बाद ब्रथलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है 1987 में। तो वहाँ पर क्या वो बोलते हैं? वो बोलते हैं आपने करना है, आपने डेवलपमेंट करनी है, but with ecological responsibility, but with ecological balance. That means sustainable human development because we are having common future. चाहे ग्लोबल नॉर्थ से कंट्रीज हो, ग्लोबल साउथ से कंट्रीज हो, डेवलप्ड वर्ल्ड हो, डेवलपिंग वर्ल्ड हो, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हो, उसमें जो है कॉमन फ्यूचर है सबका। तो वहां पर आपने डेवलपमेंट करना है, आपने डेवलपमेंट करनी है, बट यू हैव टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, तो वहां पर भी ह्यूमन सिक्योरिटी को
कंसिडरेशन में लिया गया 1987 ब्रटन कमीशन रिपोर्ट में, जो 1987 में आया। इसके अलावा 90s के डिकेड के दौरान क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस के दौरान ये ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू फिर से आ गया। मैन वर्सेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आपने करनी है लेकिन आपने इंसान के लिए जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल नीची जो है, उसका भी आपने ख्याल रखना है। 2000 में जो यूएन मिलेनियम समिट हुआ, उसने अडॉप्ट किया एजेंडा। कौन सा एजेंडा? 2000 में यूएन मिलेनियम समिट ने अडॉप्ट किया एजेंडा फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। उसके बाद 2012 में जो यूनाइटेड नेशंस की जो पार्लियामेंट है, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसको कहा जाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट क्योंकि सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स है। तो 2012 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया कॉन्सेंसस, एक एग्रीमेंट पे वो सारे जो मेंबर्स है वो मुत्तफिक हुए, और वो एग्रीमेंट किस पे था? कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो यूएन जनरल असेंबली ने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया ये कॉन्सेंसस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी 2012 में। आई एम टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। और रिसेंटली 2015 में एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया गया, इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, सो दैट टू मेंटेन ह्यूमन सिक्योरिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये वो चीजें हैं जो माइलस्टोन्स है एज फार एज इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज कंसर्न। अब ये ह्यूमन सिक्योरिटी है, जैसे मैंने बता दिया, इट इज डिविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मतलब इट इज डिविएशन फ्रॉम स्टेट सिक्योरिटी, बिकॉज हियर वी हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में आता है सिक्योरिटी फ्रॉम क्रोनिक थ्रेट्स। अब ये क्रोनिक थ्रेट्स वो थ्रेट्स है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे वो हंगर हो, वो इलिटरेसी हो, वो पॉवर्टी हो, वो हेल्थ एपिडेमिक्स हो, या वो प्रोटेक्शन फ्रॉम। तो यहाँ पर क्रोनिक थ्रेट्स वो होते हैं जो कंसिस्टेंट और कॉमन हो, और दूसरे थ्रेट्स वो है जो सडन आ जाते हैं। तो दोनों थ्रेट से आपको प्रोटेक्शन है ह्यूमन सिक्योरिटी में, तो दोनों थ्रेट से आपने प्रोटेक्शन करनी है ह्यूमन सिक्योरिटी में। तो क्रोनिक थ्रेट्स वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनमें पॉवर्टी आती है, जिनमें डिजीजेज आते हैं, जिनमें हंगर भी आती है। इसके अलावा क्रोनिक थ्रेट्स के बाद जो सडन थ्रेट्स आ जाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपकी जॉब पे असर पड़ता है, या तो आपको जॉब नहीं मिलती है, या आपकी फैमिली टेंशनस रहती है डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में आपको कुछ टेंशनस रहती है बीच बीच में, वहाँ से उन थ्रेट से आपको बचाओ, प्रोटेक्शन के साथ साथ उनका जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो भी होना चाहिए। और दूसरा जो क्रोनिक थ्रेट्स है उनसे भी आपने सेफ्टी हासिल करनी है। तो ये दोनों चीज़ें ह्यूमन सिक्योरिटी में आती है। तो सेफ्टी फ्रॉम क्रोनिक थ्रेट्स लाइक डिजीजेस, पॉवर्टी, हंगर एटसेट्रा, एंड आल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन हार्मफुल डे टू डे लाइफ में जो थ्रेट आते हैं उनसे, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, आपकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ हो जिसमें जॉब की टेंशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो क्रोनिक थ्रेट्स हैं या आपके पर्सनल कुछ डे टू डे लाइफ में कुछ थ्रेट्स हैं, इन सब से आपने प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी में आते हैं। तो जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी को देखते हैं तो वहाँ पर दो ये डायमेंशंस आते हैं, वन इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, अनदर इज़ फ्रीडम फ्रॉम वांट। जब हम फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट की बात करते हैं, अभी मैंने बता दिया इसमें थोड़ा सा कि स्टेट कहाँ पे इंटरफेयर आपको करेगी और स्टेट कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देगी। अभी मैं इससे पहले कि फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट में बता दूं, लेकिन 3 डायमेंशंस होती हैं सिक्योरिटी के। तो 3D ऑफ सिक्योरिटी, 3 डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी। वन इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, अनदर इज फ्रीडम फ्रॉम वांट, एंड थर्ड वन इज फ्रीडम टू लिव इन डिग्निटी, फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी। तो ये 3 डायमेंशंस है ह्यूमन सिक्योरिटी के। 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फॉर एग्जांपल अभी फियर कौन से हैं? जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं लाइक वार, टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, फिजिकल थ्रेट टू द माइनॉरिटीज और वायलेंस। तो ये होते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर में आता है पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसमें जंग भी हो सकती है, टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एक्सप्लॉइटेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल थ्रेट टू कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज और वायलेंस। तो ये होती है फ्रीडम फ्रॉम फियर। और दूसरी डायमेंशन जो है दैट इज फ्रीडम फ्रॉम वांट। वहां पर क्या होता है? वहां पर सोशो इकोनॉमिक थ्रेट्स होते हैं। क्यों? या तो आपको ग़िज़ा नहीं मिलती है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है, आपको काम नहीं मिलता है, मजदूर पेशा लोग हैं लेकिन काम नहीं मिलती है, आप माइग्रेशन भी नहीं कर पाते हो, आप अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, जब एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो आपको कोई फाइनेंशियल एड भी नहीं मिलता है। तो वहां पर आपको सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जरूरत होती है। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट जो डायमेंशन है वहां पर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वहां पर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। और जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है वहां पर
सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर था, टेररिज्म था, वार था या फिजिकल वायलेंस थी, तो वहां पर वो फ्रीडम फ्रॉम फियर में आते थे, और यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम वांट में आते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो तीसरा डायमेंशन या तीसरी डायमेंशन आती है, थ्री डायमेंशन ऑफ जो ह्यूमन सिक्योरिटी आते हैं, थर्ड डायमेंशन इज freedom to live with dignity or freedom to live in dignity. You can live a dignified life only, decent life only when you will be having rights, चाहे वो सिविल राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, सोशल लाइफ में आपको राइट्स हो, और इन जनरल आपको ह्यूमन राइट्स हासिल हो। तो जब आपको ये सारे हुकूक हासिल हो, देन यूर लाइफ विल बी फुल ऑफ डिसेंसी एंड डिग्निटी। तो ये थ्री डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, freedom from want, and freedom to live in dignity, freedom to live in dignity। उसके बाद जो ये ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, जब हम देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट को, फ्रीडम फ्रॉम फियर में आपने देखे कौन से थ्रेट्स रहते हैं स्टेट के तौर पे या इन जनरल, और फ्रीडम फ्रॉम वांट में सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आ जाता है, वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जहां पर ये थ्रेट्स ऑन द पार्ट ऑफ वार, टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर या फिजिकल थ्रेट या वायलेंस रहते हैं, वहां पर स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगी, वहां पर स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेट होती है। और जब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात है, क्योंकि आपको जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, थ्रेट से वो दूर हो जाएंगे, वहां पर स्टेट आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है, तो वहां पर जो स्टेट है वो पॉजिटिव स्टेट होती है, वो पॉजिटिव स्टेट होती है। तो ये थ्री डायमेंशन थे ह्यूमन सिक्योरिटी के। उसके बाद ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन सिक्योरिटी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है, सो इट इज़ कॉमन टू ऑल पीपल, चाहे वो ग्लोबल थ्रेट हो, तो इट इज़ यूनिवर्सल। नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज़ यूनिवर्सल। और जिसके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स जिनमें फूड सिक्योरिटी आती है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी आती है, वो जो कंपोनेंट्स है इसके, जो बाद में भी आएंगे, वो इंटरडिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है। तो वो इंटरडिपेंडेंट इसके कंपोनेंट्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन सिक्योरिटी का ये है, इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, इट्स कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन सिक्योरिटी इज बेस्ट एंश्योर्ड विया प्रोटेक्शन। बेस्ट एंश्योर की जाएगी आपको ह्यूमन सिक्योरिटी जब आपको प्रोटेक्शन फराहम की जाएगी। प्रोटेक्शन जब आपको मिलेगी, वो उस प्रोटेक्शन में होगा आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन होगी, और आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक डिमांड्स या ग्रीवेंसेस हो, नीड्स हो, वहां से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो प्रोटेक्शन इज द ओनली ऑप्शन हियर, ह्यूमन सिक्योरिटी कैन बी एंश्योर्ड। इसके अलावा ह्यूमन सिक्योरिटी का जो मुद्दा और मकसद होता है, मतलब इट्स फोकस्ड ऑन पीपल ओनली, इट्स फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल ओनली, सो इट इज people centered, it is people centered। तो four characteristics are here, it is universal process, its components are interdependent, it can be ensured only through protection, and it is people centered। अब जो इसके कंपोनेंट जो हमने देखे वो इंटरडिपेंडेंट है। अब हमने वही कंपोनेंट्स देखने हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के, कौन से कंपोनेंट्स हैं। जहां तक बात है ह्यूमन सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स के, तो इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तीन डायमेंशंस थे, और इसके 7 कंपोनेंट्स थे। तो 7 कंपोनेंट्स आर दियर, और जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, दीज कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड, दीज कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड। नंबर 1 इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नंबर 1 इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नंबर 2 इज फूड सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपको कहाँ मिलेगी? आपको या तो मजदूरी मिलेगी, जॉब मिलेगा, या आपको 2 टाइम की रोटी मिलेगी। फूड सिक्योरिटी, अगर आपके पास ग़िज़ा नहीं होगी तो आपको ग़िज़ा भी मिलेगी। तो फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपस में रिलेटेड है, तो ये इंटरडिपेंडेंट हुए। इसके अलावा हेल्थ सिक्योरिटी, तो हेल्थ सिक्योरिटी भी यहाँ इनके साथ रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक में आपको एजुकेशन भी आएगी, जॉब भी आएगी, आपको खाना भी आएगा। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी में भी आपको ये फूड्स आते हैं। इसके अलावा हेल्थ सिक्योरिटी के लिए भी आपको ज़रूरी है, आपके पास अगर इंसेंटिव्स नहीं है फिर भी आपको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसे मैन वर्सेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आपने करना है लेकिन आपने एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, आपने एक दरख्त काटा लेकिन आपने 2 लगाने हैं, तो डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ आपने प्लांटेशन भी करनी है। एक की जगह आप 2 लगाते हो, व्हाई? बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस इकोलॉजी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो आप करते हो, साथ साथ वहां पर आप पे भी करो,
आप वहां साथ साथ पे भी करो। कलेक्टिव बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ज्यादा पोल्यूशन करेगा उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई कम पोल्यूशन करेगा उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एनवायरमेंटल यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, ह्यूमन सिक्योरिटी का, एनवायरमेंटल कंपोनेंट। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। पर्सनल सिक्योरिटी, माइनॉरिटी इज लिविंग इन एनी एरिया, तो वहां पर उन्हें आपने एक तो आपने वो पर्सनल उनको सिक्योरिटी देनी है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी का उस गांव में, उस स्टेट में मेजॉरिटी का उन पे डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। मेजॉरिटी के लोग उनको एक्सप्लॉइट नहीं करने चाहिए। माइनॉरिटीज को कोई भी वहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको मुकम्मल तौर पे आपने प्रोटेक्शन वहां पे देनी है। इसके अलावा जो कम्युनिटी सिक्योरिटी है, तो यही माइनॉरिटीज, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे वो लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज में है वहां पे, तो उनके लिए एक तो ये सिक्योरिटी आपने उनके लिए फराहम करनी है, दूसरा आपने उनके लिए चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखनी है या रिजर्वेशन एज पर एज जॉब्स आर कंसर्न, तो वहां पर जब आप ये रिजर्वेशन रखते हो, चाहे वो पार्लियामेंट में रखते हो या आप जॉब्स में रखते हो, तो इनकी वो पर्सनल के साथ साथ वो इनकी कम्युनिटी बेस पे सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा जो आखिरी कंपोनेंट आता है वो होती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। व्हेन यू विल बी गिवन पॉलिटिकल राइट्स, when you will be protected, when your political leaders will be protected as you are from minorities, or your political rights will be secure। तो ये सारे आते हैं पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल सिक्योरिटी में। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये जितने भी 7 कंपोनेंट्स है ह्यूमन सिक्योरिटी के, उसमें इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, फूड, हेल्थ, एनवायरमेंटल, इसके अलावा इसमें पर्सनल और कम्युनिटी सिक्योरिटी आती है। तो ये है 7 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। इसके अलावा हमने देखे इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 डायमेंशन। इसके अलावा हमने इसमें ये भी देखा कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है कॉन्सेप्ट का वो कब से हुआ है। इसके अलावा आई शेयर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कल वो हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन और स्टेट।